नमस्कार दोस्तों, जीएस गुरु व्हीकल चैनल की आधुनिक भारत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं योगेंद्र व्हीकल। तो दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे थे, जहां पर हमने औरंगजेब तक बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि औरंगजेब के बाद यहां से आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होता है। अब यहीं से हम लोग देखेंगे कि देखिए औरंगजेब के पश्चात होता क्या है कि 18वीं शताब्दी जब प्रारंभ होती है, क्योंकि औरंगजेब भले ही क्रूरतम शासक था, लेकिन उसने जो भारतीय शासन पद्धति को मजबूती बहुत प्रदान की और उसने पूरे साम्राज्य को एक छत्र साम्राज्य बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 18वीं शताब्दी आते आते जितने भी मुगल शासक होते हैं उनकी पकड़ शासन सत्ता पर कमजोर होती जाती है और उसी के बाद विघटनकारी शक्तियां मजबूत होती जाती हैं। जिसके वजह से हम लोग देखेंगे कि बुंदेलखंड जैसे राज्य बनेंगे या जो भी विघटनकारी शक्तियां जब लागू होंगी तो अवध का निर्माण होगा। इस तरह से बहुत सारी अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लगभग 18वीं जैसे मुगलों का लगभग 200 वर्षों का शासनकाल चला, मतलब 1600 से मान लीजिए 1800 तक। तो 200 वर्षों तक तो इन्होंने बढ़िया से शासन किया माना जा सकता है, लेकिन इसके बाद शासन पर इनकी पकड़ कमजोर होती गई और इनके पिछलग्गू जो भी शासक हुए उन्होंने कभी भी शासन पे महत्वपूर्ण भूमिका वो नहीं निभा सके। अब उसमें भी जो राजा है उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे, जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा भी इम्पोर्टेंट है, तो उनको हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो औरंगजेब के बाद जो हमको पहला शासक पढ़ना है वो है बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम लोग देखेंगे। इनका कार्यकाल जो है वो 1707 से लेकर 1712 तक चलता है। अब देखिए होता क्या है कि औरंगजेब के 3 लड़के होते हैं। मुअज्जम, यहाँ पर देखिए मुअज्जम एक ये है, दूसरा है मोहम्मद आजम और तीसरा होता है कामबख्श। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि औरंगजेब ने खुद ही शासन सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपने तीनों भाइयों के साथ युद्ध किया, क्योंकि 4 भाई थे, जिसमें से अंतिम रूप से औरंगजेब विजयी होता है। ठीक इसी तरह से आपको कहानी दिखेगी बहादुर शाह प्रथम के समय। बहादुर शाह प्रथम भी 3 भाई होते हैं। मुअज्जम जो कि बहादुर शाह प्रथम का ही नाम था, तो मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श, तीनों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, जिसमें अंततः मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह प्रथम की विजय होती है। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा, मुअज्जम, मोहम्मद आजम, कामबख्श, ये 3 भाई होते हैं बहादुर शाह प्रथम, जिनका नाम मुअज्जम होता है, और अंततः बहादुर शाह प्रथम को गद्दी प्राप्त होती है। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम के बारे में एक बात हमको ध्यान रखनी है कि इन्होंने शिवाजी के पौत्र साहू जी को कैद से आजाद किया था। ठीक है, अभी हम लोग मराठा जब देखेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो साहू जी को जेल से आजाद करने का श्रेय दिया जाता है बहादुर शाह प्रथम को, जिसको औरंगजेब ने जेल में डाल रखा था। ठीक है, तो साहू जी को इन्होंने कैद से आजाद किया। ठीक है, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, ऐसी बात हम लोग कर चुके हैं। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनके साथ इन्होंने अच्छे संबंध स्थापित किए। राजपूतों के साथ भी इनके संबंध अच्छे थे। सॉरी, एक बात जो आपको और याद रखनी है कि बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा जाता था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, मैंने कई बार कहा है, मिडवल हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि जो इनके उपनाम हैं या जो इनके टाइटल हैं, जो उपाधि हैं, वो जरूर याद रखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि शाहे बेखबर किस मुगल शासक के लिए प्रयुक्त किया जाता था, तो आंसर याद रखिएगा बहादुर शाह प्रथम। अब शाहे बेखबर नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि शासन सत्ता पर क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, इससे ये बेखबर थे। तो इसका मतलब आपको यहाँ से ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि शासन सत्ता पर इन सभी का कोई प्रभावशाली जो पकड़ है वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो बस 2-3 बातें इतनी आपको बहादुर शाह प्रथम के बारे में याद रखनी है। अगली बात देखते हैं जहांदार शाह। आइए भाई, जहांदार शाह के बारे में बात करते हैं। अब बहादुर शाह के बाद जो आपको अगला राजा देखना है वो है जहांदार शाह। जहांदार शाह का कार्यकाल बहुत छोटा था। 1712 से 1713 ईस्वी तक जहांदार शाह का कार्यकाल चलता है। जहांदार शाह ने भी राजपूतों से बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध निभाए थे। तो इनका जो 1 साल का कार्यकाल आपको दिखता है, टेन्योर जो दिखता है, वो काफी शांतिपूर्ण रहता है। और इनका मानना था कि जो भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जो भी प्रभावशाली राजा हैं, इनसे हमको सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। जिसका आपको देखेंगे जैसे आमेर के राजा सवाई जयसिंह हैं, इनको ओहदा प्रदान करते हैं, मनसब प्रदान करते हैं, सम्मान प्रदान करते हैं। खिलहत जिसको बोला जाता था, खिलहत एक शब्द याद रखिएगा, खिलअत। तो जो खिलहत है ये
वस्त्र पोशाक, सम्मान में जो वस्त्र पोशाक दी जाती है दूसरे राजा को, इसको खिलत बोलते हैं। तो जहांदार शाह ने राजपूत राजा जैसे आमेर के राजा सवाई जयसिंह को ये उपाधि दी थी इन्होंने, और ये खिलत प्रदान किया था। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत कोई खास बात नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि जहांदार शाह को लंपट और मूर्ख कहा जाता था। तो जहांदार शाह को भी उपाधि मिली थी लंपट और मूर्ख। तो यहाँ से याद रखिएगा कि किस राजा को लंपट और मूर्ख कहा जाता था, तो आंसर याद रखिएगा जहांदार शाह। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगले राजा की बात करें तो अगला राजा हमारा होता है फर्रुखसिंह, जिसका कार्यकाल आपको 1713 से 1719 लगभग देखिए 6 साल का लगभग इनका कार्यकाल दिखाई देता है। फर्रुखसिंह जो होता है वो जहांदार शाह का भतीजा होता है, और ये जहांदार शाह का भतीजा होने के साथ साथ एक बात याद रखिएगा कि यहीं पर आपको दिखेंगे सैयद बंधु। सैयद बंधु के बारे में याद रखिएगा, सैयद बंधु का नाम, ये भारतीय शासन पद्धति में किंग मेकर के तौर पर कहे जाते हैं। हिंदी में जिनको हम लोग बोलते हैं नृप निर्माता, मतलब इनकी शासन सत्ता पर पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ये जिस राजा को चाहते हैं या जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसको फर्श से उठाकर अर्श पर रख देते हैं। मतलब किसी भी सामान्य व्यक्ति को भी ये राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। उन्हीं का नाम है सैयद बंधु। तो सैयद बंधु की सहायता से ही जहांदार शाह को गद्दी से हटाता है और फर्रुखसिंह खुद राजा बनता है। लेकिन याद रखिए, फर्रुखसिंह जो राजा बनता है तो ये सोचता है कि सैयद बंधु के प्रभाव से मैं तो राजा बनाऊं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि सैयद बंधु फिर से किसी दूसरे को मुझे हटाकर किसी दूसरे को राजा बना दे। तो ये क्या करता है, सैयद बंधु के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने लगता है। अब चूंकि सैयद बंधु के खिलाफ जब षड्यंत्र रचने लगता है तो यहाँ पर इसका पता सैयद बंधु को चल जाता है, और फिर सैयद बंधु मिलकर फर्रुखसिंह की हत्या करवा देते हैं। तो इतनी बातें हम लोगों को फर्रुखसिंह के बारे में याद रखनी है। फर्रुखसिंह के बारे में एक बात मैं और आपको बताऊंगा, जब मैं आपको ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जब मैं आपको पढ़ाने लगूंगा तब बताऊंगा कि फर्रुखसिंह ने एक अधिकार पत्र जारी किया था अंग्रेजों के पक्ष में, जिसकी वजह से अंग्रेजों को बहुत बड़ा फायदा होता है। ये बात हम लोग आगे करने वाले हैं, तो वहां भी फर्रुखसिंह का नाम हमको देखने को मिलेगा। अब फर्रुखसिंह के बाद एक दो और राजाओं के नाम आपको मिलते हैं, जैसे रफी-उद-दर्जात और रफी-उद-दौला। ये भी बहुत अल्पकाल के लिए राजा बनते हैं, जिनका इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। तो फर्रुखसिंह के बाद अगर आपको राजाओं का नाम ध्यान रखना है तो रफी-उद-दर्जात और रफी-उद-दौला जैसे राजा थोड़े समय के लिए शासक बनते हैं। आइए अगले राजा की ओर बढ़ते हैं, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का कार्यकाल अगर हम लोग देखें तो 1719 से 1748 तक इसका कार्यकाल बहुत लंबा आपको नजर आता है। देखिए, मोहम्मद शाह का पहली बार जो उपनाम था उसका नाम था रंगीला। तो पहली बात हम यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद शाह का जो उपनाम था वो था रंगीला। अब ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। कहा जाता है कि शासन सत्ता पर इसकी पकड़ एकदम ढीली थी, इसने कभी शासन सत्ता पर ध्यान नहीं दिया, और जो भी इसके सेनापति होते थे, वजीर जो होते थे, जिसको प्रधानमंत्री होते थे, जो इसके वरिष्ठ मंत्री होते थे, यही सब लोग मिलजुल कर सारा निर्णय लेने का काम करते थे। क्योंकि ये एकदम से प्रभावहीन राजा था। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था मिडिवल हिस्ट्री में कि शाहजहां ने, मैंने आपको बताया था कि तख्ते ताउस का निर्माण कराया था, याद होगा आपको, और मैंने आपको बताया था उसमें उसने कोहिनूर हीरा लगवाया था, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहीं से आपको ध्यान देना है कि एक आक्रमणकारी होता है जिसका नाम होता है नादिर शाह। नादिर शाह का आक्रमण होता है, और एक राजा और आपको याद रखना है, वो उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। तो इसी मोहम्मद शाह अर्थात रंगीला के शासनकाल में ही आपको नादिर शाह का भी आक्रमण दिखेगा और अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण आपको दिखेगा। अहमद शाह अब्दाली का जब आक्रमण होता है तो ये पूरे इनके साम्राज्य पर, मोहम्मद शाह के पूरे साम्राज्य पर ये धावा बोलता है, और जितनी भी संपत्ति प्राप्त करता है सारी की सारी संपत्ति लेकर चला जाता है। जिसमें याद रखिएगा कि जो तख्ते ताउस था वो भी जाता है, अर्थात जो उनका सिंहासन था वो भी जाता है, जिसको मयूर सिंहासन मैंने आपको बताया था वो भी साथ में जाता है, और उसी में लगा हुआ कोहिनूर हीरा भी यहाँ से जाके चला जाता है अफगानिस्तान में। अब एक बात यहाँ से याद रखनी है, और ये याद रखिए कि उस समय, आज के हिसाब से नहीं, उस समय जो संपत्ति ये लूट कर ले जाता है वो 30 करोड़ की संपत्ति होती है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में आपको नजर आएगा कि भारत की, ऐसे समझिए कि बहुत बड़ी
मात्रा में संपत्ति जो है वो विदेशों में आक्रमणकारी लूटकर लेकर चले जाते हैं। तो ये मोहम्मद शाह के समय ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सब राजाओं के बारे में अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा भी, तो हमारे ऐसे पढ़ने के लिहाज से कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन्होंने कोई अच्छा काम कर दिया हो। ये जितने भी राजा हैं ये सारे के सारे एकदम से निकृष्ट राजा हैं। बस इनके बारे में जो आपको बात याद रखनी कि इनको कौन सी उपाधि मिली थी और इन्होंने कहाँ भारत की नाक कटाई थी, इतनी चीजें बस आपको यहाँ से ध्यान देते हुए चलना है। अब इसके बाद आपको जिस राजा के बारे में याद रखना है वो है शाह आलम द्वितीय, जिसका कार्यकाल आपको दिखता है 1759 से लेकर 1806 के बीच। अब इसमें भी कुछ छोटे छोटे राजाओं को बीच में इनका भी क्रम आता है, लेकिन हमको इम्पोर्टेंट चीज देखनी है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को भी हम लोग आगे देखेंगे। मैं आपको बंगाल पढ़ाऊंगा तो होता क्या है कि अवध का नवाब होता है शुजाउद्दौला और होते हैं मीर कासिम, और इनके साथ मिलकर शाह आलम द्वितीय, ये तीनों का जो गठबंधन होता है ये होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। बक्सर का युद्ध होता है, वहां पर ये लोग लड़ते हैं जिसमें बुरी तरह इन सबकी पराजय होती है। उसके बाद इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनको पेंशन पर भेज दिया जाता है। तो शाह आलम द्वितीय बहुत ही डरपोक राजा के तौर पर भारतीय इतिहास में याद किया जाता है। जब बक्सर का युद्ध खत्म हो जाता है, अंग्रेजों की जीत हो जाती है, तो ये अंग्रेजों के पक्ष में चला जाता है और उसके बाद अंग्रेजों ने इसको पेंशन पर राजा के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं, मतलब नाम मात्र का ये राजा रह जाता है। तो ये शाह आलम द्वितीय है। इसके बाद एक राजा और आता है जिसका नाम होता है बहादुर शाह। ये वाला बहादुर शाह नहीं, बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर पे आपका सफर खत्म, जिसको हम लोग 1857 की क्रांति में पढ़ने वाले हैं आगे। तो वो आपका मुगल सम्राट का अंतिम शासक होता है। तो इतने राजाओं के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही 200 साल लगभग कंप्लीट हुए, तो 1600 से 1800 तक यहाँ पर औरंगजेब के बाद इनकी पकड़ एकदम से शासन सत्ता पर कमजोर होती चली गई और कुछ नए क्षेत्रीय राज्य के रूप में नए राज्यों की उदय होती है, नए राज्यों का उदय होता है। अब नए राज्यों का उदय इसीलिए होता है क्योंकि केंद्रीय सत्ता जो थी वो पूरी तरह कमजोर थी, खोखली थी, और जिसकी वजह से जो भी प्रभावशाली लोग थे, जो भी जैसे वजीर थे जहां पर या गवर्नर जहां पर थे, वो मजबूत जहां पर थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया केंद्रीय सत्ता से। जैसे इसमें याद रखिए, हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर अपना अस्तित्व बनाता है, कर्नाटक एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर अपना अस्तित्व बनाता है, और अवध, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे कर्नाटक के बारे में, ऐसे अवध के बारे में, तो सबका नाम यहाँ मैंने लिख रखा है। आपको सबका नाम नोट्स में अच्छे से लिख लेना है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। हैदराबाद की जो स्थापना करता है वो है निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जिसको चिन किलिश खां बोला जाता है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, निजाम उल मुल्क आसफ जाह या चिन किलिश खां। इसने हैदराबाद के नाम से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का श्रेय इसको दिया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक को स्थापित करने का श्रेय सादत उल्ला खां को जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी अरकाट थी। एक बात और याद रखिएगा कि अरकाट जो थी वो कर्नाटक की राजधानी थी। और अवध जो है, अवध के नाम पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का श्रेय सादत खां बुरहान उल मुल्क को दिया जाता है। तो ये सादत उल्ला खां है और ये सादत खां है, इनका नाम है बुरहान उल मुल्क। ठीक है, तो ये तीन राज्य के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, जिसने केंद्रीय सत्ता से अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इस तरह से इन तीनों राज्यों के नाम से एक स्वतंत्र राज्य की उत्पत्ति यहाँ पर आपको 18वीं शताब्दी में दिखाई देती है। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं किस तरह से भारत में ब्रिटिश कंपनी या विदेशी कंपनियां आती, ब्रिटिश नहीं, जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है वो कैसे होता है, उनका क्रम क्या होता है, और उसमें से जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज हमको देखना है। तो देखिए यहाँ अब हम लोग देख लेते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़े। चलिए भाई, ले लिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए, तो जो भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी आई, उनका क्रम याद रखिएगा। इसको बी कर लीजिए। तो यहाँ से ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस क्रम में यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, और फिर फ्रांसीसी आते हैं। इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। इस क्रम में आपको दिखेंगी
कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। ठीक है, अब जो सबसे पहले कंपनी आती है वो होती है पुर्तगाल की कंपनी भारत में सबसे पहले आती है। और ज़्यादा बात हम लोग इस पर नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें आप लोग देखिए, मैंने आपको बुक्स भी बता रखी हैं, तो आप किताबें ले लिए होंगे, किताब से पढ़ते रहिए। जिनको भी थोड़ी सी दिक्कत हो, आप दृष्टि की किताब ले सकते हैं, वो GS वनडे एग्जाम्स के लिए रामबाण है, आप उसको जरूर तैयार करें। लूसेंट आप सबके पास होगी तो फैक्ट की कोई सी कमी आपको नजर आने वाली नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बाकी आपके पास खुद की कोई बुक होनी चाहिए जिससे आप लोग उससे पढ़ाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं जिनका नाम होता है वास्को डी गामा। आप लोग जानते हैं कि ये कालीकट तट पर आते हैं, और कालीकट तट पर आते हैं तो राजा होता है जमूरी ने उनका स्वागत करता है, और यहाँ से ये व्यापार करके जाते हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जब व्यापार करके जाते हैं, अपने वापस पुर्तगाल जाते हैं, जब इनका व्यापार जब होता है तो कहा जाता है, किताबों ने ऐसा बताया है कि इनको 60 गुना फायदा होता है। मतलब अगर 1 रुपये चीज़ यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा तो जाके अपने पुर्तगाल में या दूसरे भी राज्यों में 60 रुपये का वो चीज़ बेचे होंगे। सोचिए इतना फायदा, मतलब 60 गुना इनको फायदा मिला। पुर्तगालियों की जो पहली कोठी स्थापित हुई थी भारत में, याद रखिएगा, कोचीन में हुई थी 1503 ईस्वी में। कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, और जबकि दूसरी कोठी 1505 में कन्नूर में स्थापित हुई थी। तो दो बातें याद रखनी है कि पहली व्यापारिक कोठी इनकी कोचीन में स्थापित हुई थी, दूसरी कन्नूर में हुई थी। ठीक है, दो बातें। अगली बात कि जो इनका पहला गवर्नर बन के आया था उसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस डी अल्मीडा जो था ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी पर जोर किया, मतलब गहरे शांत जल की नीति। तो इसने फ्रांसिस डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। अगला जो गवर्नर आता है, माना जाता है कि भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक जो होता है वो होता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने ही पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया ताकि इनका प्रभुत्व जो है वो ज्यादा से ज्यादा भारत पर स्थापित हो सके। एक और गवर्नर के बारे में आपको याद रखना है जिनका नाम है नीनो द कुन्हा। नीनो द कुन्हा ने क्या किया कि अपनी राजधानी जो है वो गोवा स्थानांतरित कर दी। तो जो इनका कोचीन था उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ कर दी, गोवा। तो इतनी बातें हमको पुर्तगालियों के बारे में याद रखनी है। पुर्तगालियों से हमने क्या क्या सीखा है वो भी याद रखिएगा कि हमने आलू की खेती, टमाटर की खेती और जो नुकीली मीनारों का जो निर्माण होता है, इतनी चीजें हमने पुर्तगालियों से सीखा है। साथ में प्रिंटिंग प्रेस, तो इतनी चीजें हमने भारत में जो इनोवेशन में जो आया है वो पुर्तगालियों के द्वारा ही आया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पुर्तगालियों के बाद देखिए डच। अगला डच की बात करते हैं। देखिए डच के बारे में कोई विशेष चीज आपको ध्यान नहीं रखनी, बस इतना याद रखिए कि 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो 2-3 बातें जितना मैं यहाँ बता दे रहा हूँ डच के बारे में उतना ही पढ़ लीजिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। डचों ने पैगोडा नाम का सोने का सिक्का भी चलाया था, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि डचों ने पैगोडा के नाम का सोने का सिक्का प्रचलन में लाया था, उसको चलाया था। सॉरी 1759 में वेदारा का युद्ध होता है अंग्रेजों और डचों के बीच। अब यहाँ पे देखिए, मैं जितना भी युद्ध बताऊंगा आप सब लोग ये बात जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ होगा सारा का सारा युद्ध, क्योंकि है तो यहाँ पर 5 कंपनियां, लेकिन अंतिम रूप से एक ही कंपनी के बारे में आपको पढ़ना है जिसका नाम है ब्रिटिश कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो यहीं इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो यहाँ आपको अगली बात याद रखनी है कि डचों का युद्ध होता है अंग्रेजों से वेदारा के युद्ध में 1759 को, जिसमें डच बुरी तरह पराजित होते हैं और यहाँ से वो चले जाते हैं और सारा का सारा अधिकार आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नजर आने लगता है। अब अंग्रेजों की बात कर लेते हैं। अभी अंग्रेजों की बात हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, केवल यहाँ पर हल्का सा ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की बात हम लोग लंबी करने वाले। जब हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे तब इसको हम विस्तार से ले चलेंगे। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आते हैं और अपनी व्यापार की परमिशन मांगते हैं। परमिशन नहीं मिलती, उसके बाद सर टॉमस रो आते हैं। ये सब बातें हम लोग जानते हैं कि सर टॉमस रो आते हैं और फिर उन्होंने
परमिशन मांगी और प्रभावशाली तरीके से इनको परमिशन मिलती है। और दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में सबसे पहले 1611 में इनकी व्यापारिक कोठी स्थापित होती है। उसके बाद सूरत में 1613 में इनकी कोठी स्थापित होती है। ठीक है, आगे एक बात और याद रखिएगा कि ये कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से भारत आए थे उसका नाम था हेक्टर। एक बात और याद रखिएगा कि ये हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस भारत आते हैं। अंग्रेजों के बारे में हमको बहुत बात करनी है, यहाँ पर केवल एक ओवरव्यू के तरफ से हमने अंग्रेजों के बारे में इतनी बात देखी। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे तो केवल और केवल अंग्रेजों की बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डेनिश की बात कर लेते हैं। तो डेनिश कंपनी की जो भारत में स्थापना होती है वो 1616 में होती है। इनके जो मुख्य व्यापारिक केंद्र थे वो थे टंकोबार और सेरमपुर। तो ट्रंकोबार और सेरमपुर को इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी के तौर पर स्थापित किया था। ये बहुत प्रभावशाली तरीके से भारत में व्यापार नहीं कर पाते हैं और फिर 1845 को मतलब 1845 आते आते ये अंग्रेजों को अपनी पूरी की पूरी कंपनी बेच के देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं और वापस ये अपने देश में लौट जाते हैं। तो डेनिश के बारे में बहुत कुछ खास बातें हमको ध्यान नहीं देनी है। अगली बात हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसियों के बारे में। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है 1664 में भारत में। और लुई 14वां जो शासक होता है, लुई 14वें के शासन काल में भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। याद रखिएगा कि पहली जो कोठी भारत में स्थापित होती है वो सूरत में होती है। इसकी स्थापना फ्रैंक कैरो के द्वारा होती है 1668 में। तो 1668 में सूरत में पहली फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना भारत में होती है। यहाँ पर याद रखिएगा एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस मार्टिन, जिसने 1674 में 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी नामक नगर की स्थापना की थी। तो ये बातें हमको याद रखनी है। फ्रांसीसियों का अंग्रेजों के मध्य युद्ध भी होता है, कर्नाटक युद्ध, याद रखिएगा, हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। चूंकि सारा कुछ अंग्रेजों का है तो जितने भी चीजें अंग्रेजों से रिलेटेड है सारी की सारी हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। तो इसमें कर्नाटक युद्ध जब होता है तो 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं जो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच होते हैं, जिसमें अंतिम रूप से फ्रांसीसियों की पराजय होती है। और 1760 में वांडीवास का जो युद्ध होता है, जो 3rd युद्ध होता है, वो निर्णायक युद्ध होता है और यहीं से फ्रांसीसी कंपनियों का भी अस्तित्व भारत में समाप्त हो जाता है। और इन 5 कंपनियों में आपको दिखेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक छत्र साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको भारत पर दिखेगा। और अब हमको उसी पर गहन अध्ययन करना है। उम्मीद करता हूँ कि आधुनिक भारत के इतिहास की जो पहली कक्षा है आप लोगों को समझ में आई होगी। अपना ओवरव्यू जरूर दें और अच्छे से पढ़ते रहें। जहां भी समस्या हो तुरंत क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेक्चर देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।